लेकिन आज की जो बड़ी बैठक होने वाली है, इस बड़ी बैठक के क्या मायने हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 7वें दौर की बातचीत है और भारत की तरफ से सीधे तौर पर यह कह दिया जाएगा, चुशुल में 12 बजे बाद शुरू होने जा रही है चीन के साथ हाई लेवल की यह सैन्य वार्ता है। 7वें दौर की बातचीत होगी, पूर्वी लद्दाख से चीन के हटने पर जोर दिया जाएगा। भारत पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे से नहीं हटेगा, यह भारत करेगा साफ, एकदम क्लियर। भारत का टकराव वाली जगह से सैनिकों की वापसी पर जोर रहेगा। भारत का नेतृत्व 14th कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे और इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन भी शामिल रहेंगे। इससे पहले आपको याद होगा 21 सितंबर को सैन्य वार्ता हुई थी, लेकिन बातचीत कितने घंटे की कब कब हुई है, अगला आपको ग्राफिक बताएगा। चेंज करें तारीख, 31 अगस्त 5 घंटे की बातचीत बेनतीजा। 1 सितंबर 1 दिन के बाद 8 घंटे की बातचीत बेनतीजा। 7 सितंबर 7 घंटे की बातचीत, यानी अलग अलग तारीख में, कभी चुशुल में, कभी मोल्डो में, कभी मोल्डो में, कभी चुशुल में बातचीत होती रही। 3 सितंबर 4 घंटे, 4 सितंबर 4.5 घंटे, 6 सितंबर 4 घंटे की बातचीत, यानी 7वें दौर की बातचीत शुरू होने वाली है। इस बातचीत में भारत अपनी बातें किस तरीके से रखेगा, और हाँ, यकीनन भारत ये बात कहेगा कि चीन को उन सभी जगहों से पीछे हटना होगा जो तनाव के असल में पॉइंट हैं, और साथ ही चीन से यह भी कहेगा, अगर तुम ये कहोगे कि पैंगोंग के दक्षिणी किनारे से हम हट जाए, हम नहीं हटेंगे, हेलमेट टॉप के पास से हम नहीं हटेंगे, ब्लैक टॉप के पास से हम नहीं हटेंगे, हम रिजिंगला रेकिंगला के पास से नहीं हटेंगे। और क्यों ये कहा जा रहा है कि लगभग 1.25 घंटे के बाद की बात की यह बातचीत सबसे बड़ी है। रिपोर्ट देखें, उसके बाद मैं डिबेट को ओपन करूंगा। देश के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपर्ट आपके चैनल पर आपका सवाल और आपके सवाल के जवाब देंगे। भारत चीन सीमा पर चरम पर पहुंचा तनाव। सीमा के दोनों तरफ जवानों की बड़ी तैनाती। सीमा पर मंडराने लगे महायुद्ध के बादल। युद्ध के माहौल से निकली अब उम्मीद की किरण। भारत और चीन कल कर सकते हैं शांति वार्ता। दोनों देशों के बीच सीनियर मिलिट्री कमांडर स्तर पर अगले दौर की बातचीत होगी। इसमें सीमा पर तनाव कम करने के उपाय तलाशने की कोशिश होगी। दोनों देशों के बीच सीमा पर युद्ध विराम को लेकर कोई समझौता हो सकता है। सीमा पर बड़ी संख्या में तैनात जवानों को वापस लेने पर फैसला हो सकता है। इस बातचीत में भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी वही अफसर होंगे जो 21 सितंबर को हुई बैठक में शामिल थे। 21 सितंबर की वार्ता एलएसी के उस पार चीनी सीमा में मोल्डो में हुई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे, जो लेह में 14 कोर के प्रमुख हैं और लद्दाख सेक्टर में सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। इस दल में लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन भी होंगे। 15 अक्टूबर से लेफ्टिनेंट जनरल मेनन 14 कोर का जिम्मा संभालेंगे। इसमें विदेश मंत्रालय में चीनी मामले के प्रभारी सीनियर डिप्लोमेट नवीन श्रीवास्तव भी होंगे। सीनियर मिलिट्री कमांडर स्तर के पहले दौर की 21 सितंबर की बैठक में दोनों देशों ने पहली बार ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया था। दोनों देशों ने जमीनी स्तर पर संवाद मजबूत करने की बात कही थी, लेकिन आपसी गलतफहमी दूर करने के लिए कदम उठाने पर भी सहमति बनी थी। सीमा पर तनाव खत्म करने के लिए और जवानों की तैनाती से परहेज की बात की थी। सीमा पर एक तरफा बदलाव करने से बचने और ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने की बात की थी जिससे हालात बदतर हों। ऐसे में सोमवार को होने वाली बैठक काफी अहम है। जाड़े के दिन आने वाले हैं जो दोनों देशों के दुश्मन हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि दोनों देशों की बातचीत में संपूर्ण शांति को तरजीह देंगे। इससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट से इंट्रोड्यूस कराऊं, एक बार मैं चाहूंगा कि मेरी पीसीआर टीम उस बच्चे को दोबारा से दिखाए जिसके साथ हमने शुरुआत की थी। ये बच्चा कैसे सैल्यूट कर रहा है
और सैल्यूट करते हुए जब सावधान या विश्राम की मुद्रा में है तो चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए किस तरह खतरे की घंटी, एक बार दिखाइए जरा। फिर से करो एक बार सैल्यूट। फिर गड़बड़ कर दी। पैर मिलना था ना, पैर खोल दिया। पैर पहले खोलो, बिलाओ। हाँ ऐसे करो, भैया। फिर से करो एक बार, विश्राम। हाँ सावधान, सैल्यूट। गुड, सैल्यूट। कर्नल शिरदान, मेजर मोहम्मद अली शाह, कर्नल संतपाल राघव मेरे साथ में है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। और मैं सुबह सुबह आप लोगों को हमेशा ही सैल्यूट करता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि देश के फौजियों को सलामी मिलनी चाहिए। और एलओसी से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं मेरे सहयोगी अजय जांडियाल, जो ये बताएंगे कि पाकिस्तान की हिमाकत अभी की क्या है। और कई बड़े खुलासे आज अजय जांडियाल करने वाले हैं, स्क्रीन पर लेकर के आए। बाकी जितने भी मेरे साथ में गेस्ट जुड़े हुए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे होगा, बच्चे की जो तस्वीर हमने दिखाई है, लद्दाख के बच्चे की तस्वीर है जो सैल्यूट भी कर रहा है, विश्राम भी कर रहा है और सावधान की मुद्रा में भी है। आप ये बताएं, एक फौजी अगर सावधान की मुद्रा में आता है, सैल्यूट करता है, जय हिंद करता है और अपने किसी सीनियर को सैल्यूट करता है यूं बिल्कुल ऐसी मुद्रा में, तो इसके मायने क्या होते हैं? और क्या ये कहा जाए कि अगर अपने बूट के जरिए अपने पांव ठोकते हैं जमीन पर तो जमीन हिल जाया करती है, ऐसा कहा जाता है? राशिद भाई बिल्कुल सही बात है। दरअसल बात ऐसी है कि मैं इस टाइम पे टेलीविजन सेट के सामने नहीं हूं तो मैं देख नहीं पाया हूं, लेकिन जिस तरीके से आपने बयां किया उस तस्वीर में क्या हो रहा है मेरे को साफ दिख गई नजर के सामने। अब सैल्यूट का मायना ये होता है कि इज्जत देना। आप अपने सीनियर को सैल्यूट करते हैं। अक्सर क्या होता है, सीनियर रैंकिंग ऑफिसर भी जूनियर रैंकिंग ऑफिसर को तब सैल्यूट करेंगे जब उन्होंने या तो परमवीर चक्र जीता होगा या अशोक चक्र जीता होगा। इसका मतलब ये है, सावधान में आने का मतलब है कि हम हर हुक्म मानने को तैयार हैं, हम डटे हुए हैं, हम लड़े हुए हैं। 26 जनवरी 2008 को जब मैंने राष्ट्रपति के आगे सलामी दी थी, मैं राजपथ पे परेड कमांड करते हुए, तब मेरे दोनों पाँव में स्ट्रेस फ्रैक्चर था राशिद भाई। और वो परेड का 28 मिनट का वीडियो क्लिपिंग यूट्यूब पे है, मोहम्मद अली शाह असम राइफल रिपब्लिक डे परेड, मैं आपको भेजूंगा बाद में। खैर, जब एक फौजी खड़ा हो जाता है सीना तान के, याद है कि हर मुसीबत, हर जोखिम, हर मुश्किल करने के लिए हम तैयार हैं, हम डटे हुए हैं, हम भारत माँ के प्रहरी हैं, दुश्मन हमसे घबराता है। और भारत मां के प्रहरी जब आज चीन की आंखों में आंखें डाल करके चुशूल में बैठेंगे ना 7वें दौर की बातचीत करने के लिए, तो वहां पर स्टांस और स्टैंड दोनों ही एकदम क्लियर होगा। कर्नल शिरदान, क्योंकि चुशूल में 7वें दौर की बातचीत हो रही है, 6 दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी, चीन मानने को तैयार नहीं है। चीन को यह लगता है कि पैंगोंग में हार गया है, गलवान से पीछे हट गया है, लेकिन चीन देप्सांग छोड़ने को तैयार नहीं है। देप्सांग इसलिए छोड़ने को तैयार नहीं है क्योंकि उसे पता है कि देप्सांग वो जगह है जहां पर दौलत बेग ओल्डी को पूरी तरीके से उसकी गर्दन तक जाकर के चोक अगर कर देना है तो वो जगह है देप्सांग। क्या लगता है आपको, चुशूल में संभावित क्या है? भारत की तरफ से बात क्या रखी जाएगी? चीन क्या बोलेगा? महीने से जो उसका रुख चल रहा है, जो मई से जो उसने ऑफेंसिव रुख दिखाया है, उसका मुख्य कारण यही है कि जो हमने लेह से दौलत बेग ओल्डी तक जो सड़क कमीशन की है, उससे उसको अपने आप को बहुत ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है। हाँ। उस खतरे के दौरान में उसको ये लग रहा है कि इस सड़क के द्वारा जो उसका इसी की जो सड़क है गवादर पोर्ट को जाती है उसके चाइना से, उसको इंडिया डोमिनेट कर सकता है और कभी भी उसको चोक कर सकता है। और इसीलिए वो दबाव डालेगा कि जिन पहाड़ी चोटियों पर हमने कब्जा किया है हम उसे खाली करें, क्योंकि उसको ये खतरा है कि भारत अब डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गया है। तो चीन को ये पसंद नहीं है कभी भी। एकदम ठीक है, हमेशा इस क्षेत्र का बड़े भाई आप एकदम ठीक कह रहे हैं। कर्नल संतपाल राघव, कर्नल संतपाल राघव कि भारत डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गया है। ये डोमिनेटिंग पोजीशन भारत को कहां लेकर के खड़ा किए हुए है? क्या ये माना जाए कि जिस तरह से साउथ चाइना सी में हमने चीन को घेरा, क्या ये माना जाए कि क्वाड के जरिए जिस तरह से हमने चीन का गला दबाया, क्या ये माना जाए टैक्टिकली ताइवान के जरिए भी चीन को जिस तरह से परेशान किया, क्या ये माना जाए कि एलएसी पर पूर्वी लद्दाख से लेकर के उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल तक चीन को हमने ये बता दिया है कि तुम्हारी औकात क्या है? और यही डोमिनेटिंग पोजीशन लेकर के अगर चुशूल में बैठेंगे तो बात करने का लहजा कितना बदला हुआ होता है? जी देखिए, आपने जो बात अभी बताई वो सारे टॉपिक आपने कवर करे हैं, मैं आपको डिटेल में कवर करता हूं। केल्विन में जो हमने अपनी शौर्य पराक्रम दिखाया वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, विश्व में बहुत बड़ी बात है। नंबर 2, जो 29-30 अगस्त को जो कार्रवाई थी
वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज चाइना गिरा रहा है, आज सब लोग उसके मोल्डो के रेजिम में बिल्कुल नजर लगाए हुए हैं और हमारे पास स्ट्रेटेजिक हाइट है, वो बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। नंबर 3 की जो आपने बात की, पूरे विश्व को एक मैसेज दिया है और हमारी पोजीशन साउथ चाइना सी में बैंक के जरिए बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारे जो मैरीटाइम एसेट्स है उसको आप देखें, अंडमान निकोबार जो हमारी कमांड है, हम अलाइड स्टेट में उसको इंप्रूव कर सकते हैं जो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाए। नंबर 4 जो ताइवान में हिंदुस्तान ने आज भारत ने ताइवान के रेजिम पे एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है और पूरे विश्व को मैसेज दिया है। आज भारत चीन को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। कर्नल संतपाल राघव, आपने एकदम ठीक कहा कि पूरी दुनिया को मैसेज तो दिया गया है, लेकिन चीन का एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। और आज सुबह की कह सकते हैं कि सबसे बड़ी खबर मैं देने जा रहा हूं, क्योंकि चीन का अब तक का सबसे क्रूर चेहरा सामने आया है। ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन। सैटेलाइट तस्वीर में दिखा 3 किलोमीटर लंबा वीगर डिटेंशन सेंटर। चीन के शिनजियांग में 3 किलोमीटर का डिटेंशन सेंटर नजर आया है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा खुलासा, इस्लामिक और वीगर समुदाय के लोग डिटेंशन सेंटर में कैद हैं। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट ने सांस्कृतिक नरसंहार का इसका नाम दिया है। ये अभी की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि चीन का कातिल चेहरा बेनकाब है। चीन का कातिल चेहरा बेनकाब है और इसीलिए मुझे इन्फोग्राफिक स्टूडियो में लेकर के चलिए। इन्फोग्राफिक्स बताना बेहद जरूरी है कि चीन का कातिल चेहरा किस तरह से बेनकाब किया गया है और शिनजियांग में क्या नजर आया है। शिनजियांग प्रांत की अभी की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्फोग्राफिक तुरंत ही गिराया जाए। हाँ, अभी की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये शिनजियांग की तस्वीरें हैं जहां पर वीगर मुसलमान के लिए डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। लेकिन चीन का ये कातिल चेहरा क्या, अगर मैं बाईं तरफ आता हूं तो आपको ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। शिनजियांग में 3 किलोमीटर लंबा वीगर मुस्लिम डिटेंशन सेंटर का दावा किया गया है। किसने किया है दावा, आगे बताते हैं आपको। इंटरनेशनल साइबर सेंटर से जुड़े नाथन रूजर ने सैटेलाइट तस्वीर शेयर की है। दावा यह किया गया कि यह सेंटर इतना बड़ा है 3 डिज्नीलैंड यहां पर आ सकते हैं, समा सकते हैं। यहां कैद ज्यादातर लोग धर्म से जुड़े, संस्कृति से जुड़े अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए हैं। उन पर जुल्म किया जा रहा है, उन पर ज्यादती की जा रही है। जो कैद लोग हैं इस्लामिक समुदाय और उइगर समुदाय से आते हैं। रूजर का यह दावा है। नवंबर 2019 में इस सेंटर का 1 किलोमीटर से भी ज्यादा का विस्तार किया गया। शिनजियांग में 16,000 मस्जिदें ढाई गई हैं। रिकॉल करके फिर से दिखाएं, इन तस्वीरों को फिर से दिखाएं और इस इन्फोग्राफिक को रिकॉल करके फिर से दिखाएं आप, क्योंकि इस चीन का कातिल चेहरा बेनकाब हो गया है। जहां पर ये तस्वीरें अभी आपको नजर आ रही हैं, जहां पर मैं खड़ा हूं, शिनजियांग में 3 किलोमीटर लंबे वीगर मुस्लिम डिटेंशन सेंटर का दावा किया गया है। इंटरनेशनल साइबर सेंटर से जुड़े नाथन रूजर ने सैटेलाइट तस्वीर शेयर की है। दावा यह है सेंटर इतना बड़ा है 3 डिज्नीलैंड यहां पर आ सकते हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, क्या मैं कह सकता हूं कि चीन का सबसे कातिल चेहरा बेनकाब हुआ है और जिस तरह से मुस्लिम समुदाय पर जुल्म ज्यादती की जा रही है, इसके जरिए यह देश का सबसे बड़ा एक्सपोजे है। वो एक्सपोजे जिसमें नाटक नौटंकी नहीं है, मोटी मोटी झूठी पट्टियां नहीं हैं, जो सबूत के साथ में अभी इंडिया न्यूज ने खुलासा किया है। मेजर मोहम्मद अली शाह डिटेंशन सेंटर, क्या चीन एक्सपोज हो गया है? जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक्सपोज हो गया है ये मैं तो कहता हूं कि ये कब का लोग इनके बारे में जानते हैं। सन 1959 से ही, लेट 1959 में मुसलमान समुदाय ही क्यों, बल्कि जब तिब्बतियन के साथ जुल्म होने लगे थे चाइना में, तो दलाई लामा 80,000 तिब्बतियन को लेके हिंदुस्तान आ गए थे। यहाँ पे उन्होंने रेफ्यूज लिया था। तब चाइना उसी टाइम से शिकायत कर रही थी कि क्यों आपने तिब्बतियंस को अपने देश में रेफ्यूज दिया। 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था तो गलवान लेक से ही शुरू हुई थी वो लड़ाई, मगर चाइना का वो चेहरा वो अब दुनिया के आगे सिर्फ मुसलमान लोगों के साथ वो करने में, जुल्म करने में ही नहीं, तिब्बतियन के साथ जुल्म करने ही नहीं। एक मिनट आपको रुकना पड़ रहा है, आपको रुकना पड़ रहा है। अजय जांडियाल के पास मेरा जाना बेहद जरूरी है। अजय जांडियाल, हालांकि हम एलओसी की बात कर रहे हैं, लेकिन एलओसी के बिना अभी हम युद्ध की बात को पूरा नहीं कर पाएंगे और आप एलओसी से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। अजय जांडियाल, हालांकि जो कश्मीर में जैश प्लान है, आप ठीक 11 मिनट के बाद ये बड़ा एक्सपोजे करने वाले हैं पूरी दुनिया के सामने। जैश प्लान में स्कूल किस तरीके से शामिल हैं इसके बारे में आप बताएंगे। छोटे छोटे बच्चों को कैसे आतंकी बनाया जा रहा है इसके बारे में हम ब्रेकिंग न्यूज आगे देंगे, लेकिन मैं एक बार चाहूंगा एलओसी का कर्टेन रेजर आज सुबह का क्या है आप बताएं।
डैश वाला प्लान ठीक 11 मिनट के बाद आप ब्रेक कीजिएगा। लेकिन एलओसी पर अभी क्या चल रहा है, किस तरह की हलचल है, कहा यह जा रहा है पीओके में कभी बाजवा आते हैं, कभी इमरान खान आते हैं, और कल आपने रावलपिंडी हेडक्वार्टर को लिखी गई चिट्ठी भी इसका भी खुलासा किया था। राशिद, देखिए बड़ी अजीब सी परिस्थितियां इस वक्त एलओसी पे पाकिस्तान बनाना चाहता है और इसके पीछे की वजह सीधे तौर पे चीन है, क्योंकि चीन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान को भी ये लगता है कि चीन की सपोर्ट के साथ वो जम्मू कश्मीर में हालात खराब कर सकता है। यहाँ पर लगातार फायरिंग करके लोगों को निशाना बना के नुकसान इसी लेकर रहा है। आपको बताऊं, कल एसएनडी जो मिसाइल होती हैं, जो वॉर वेपन होता है, वो इस्तेमाल किया गया है चीन की तरफ से पुंछ के खरी करमारा और दिगवार सेक्टर एलओसी के इलाके में। सुंदरबनी में आर्टिलरी शेलिंग की जा रही है। आप खुद सोचिए कि किस तरह से पाकिस्तान नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है, मगर भारतीय सेना का भी दाद देनी होगी। लगातार वहां पर जवान डटे हुए हैं और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। कल की फायरिंग में हालांकि कोई सिविलियन का नुकसान नहीं हुआ, मगर गांव के अंदर शेलिंग करके लगभग 2 से 3 किलोमीटर का अंदर का इलाका राशिद उसको निशाना बनाया गया है। और एसएनडी मिसाइल जो होती हैं, इनका मकसद जो है रात के अंधेरे में टारगेट हिट करना होता है जो सिविलियन इलाके हैं। अजय जांडियाल मेरे 1 दशक से भी ज्यादा पुराने सहयोगी हैं, मेरे सीनियर कोलीग हैं, और अजय जांडियाल मेरे वो कोलीग हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए कभी आपको बंकर से रिपोर्ट दी है, कभी एलओसी से रिपोर्ट दी है, कभी पाकिस्तान के बिल्कुल आंखों में आंखें डाल करके भी इन्होंने रिपोर्ट फाइल की है। अजय जांडियाल, ठीक 11 मिनट के बाद देश का सबसे बड़ा खुलासा आप करने जा रहे हैं। आप मेरे साथ प्लीज टीवी स्क्रीन पर लगातार बने रहें। और अजय जांडियाल, अगर आपको डिबेट में शामिल होना है, कोई सवाल अगर आपको गेस्ट से पूछना है तो अपना हाथ उठाएंगे, और आप पूरी तरीके से डिबेट में शामिल हैं, बतौर एंकर भी, बतौर रिपोर्टर भी। आगे बढ़ते हैं हम। माइक पॉम्पियो हैं, उन्होंने असली बात बोली है चीन के बारे में, क्योंकि अमेरिका जो है, जो भी बात अमेरिका से आती है वो प्रॉपर आइडेंटिफाई करके उसको प्रूव करके, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनके पास और सोर्सेज हैं, तो उनकी बात को आप इस तरह से राइट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक कह रहे हैं आप, एकदम ठीक कह रहे हैं आप। कर्नल सतपाल राघव, माइक पॉम्पियो के बयान को हम राइट ऑफ नहीं कर सकते, ये कहना है कर्नल सिद्धांत का। लेकिन ये बताएं कि चुशूल में जब बैठ करके 12 बजे बातचीत होगी तो क्या भारत और चीन दोनों के ही जहन में माइक पॉम्पियो का बयान नहीं होगा? माइक पॉम्पियो ने यह कहा था कि पूर्वी सीमा पर चीन ने एलएसी पर लद्दाख के पास में 60,000 एडिशनल फौजें तैनात की हैं। क्या भारत के जहन में ये बात नहीं होगी? क्या चीन के दिमाग में ये बात नहीं चल रही होगी? यानी एक तरीके का नया एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा पहले ही चुशूल से पहले स्थापित करने की कोशिश कि माइक पॉम्पियो का बयान स्मोक बम है। कर्नल सतपाल राघव, बड़ा बैलेंस स्टेटमेंट देते हैं, उनको जो स्टेटमेंट है बड़ा सीरियस लिया जाता है, ये हमको भी मालूम है। चाइना शिनजांग इलाके से 1000 किलोमीटर दूर से तो एक मैकेनाइज्ड डिवीजन, एक मोटराइज्ड डिवीजन एक्सरसाइज के लिए आए थे अप्रैल के, और एडिशनल ट्रूप जो उन्होंने लैंडिंग की है, आप ये बिल्कुल 60,000 से प्लस हो सकता है, लेकिन 60,000 से नीचे नहीं हो सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम लोग पूरे सक्षम हैं, टेक्निकली भी, स्ट्रेटेजिकल भी और लॉजिस्टिकली भी। एकदम ठीक कह रहे हैं, हम लोग पूरी तरह से सक्षम हैं, और सक्षम होने की वजह से ही हम ये कहते हैं कि नेपाल की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, श्रीलंका की तरफ से, मालदीव्स की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से भी अगर दबाव आएगा तो हमने अपनी तैयारी पूरी तरीके से करके रखी है। आप ये दिखाएं कि चीन का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए हम क्या करने वाले हैं, चीन का चक्रव्यूह किस तरीके से भारत तोड़ेगा। लेकिन उससे पहले हिंद का वायुबली दिखाना बहुत जरूरी है। हिंद का वायुबली जब आप देखने पर आएंगे ना, तो आपको जेट फाइटर नजर आएंगे, आपको ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर नजर आएंगे, आपको इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर नजर आएंगे। लड़ाकू विमान की ताकत आप देखें, राफेल है, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, मिग 29, मिग 27, मिग 21, जगुआर जेट। अगला हेलीकॉप्टर श्रेणी की भारत की ताकत, Mi-25, 35, Mi-26, Mi-17, चेतक, चीता हेलीकॉप्टर। ये तो हो गई हेलीकॉप्टर की कैटेगरी। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में आ जाइए। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में क्या क्या आ जाता है? चिनूक है, C-130J है, C-17 ग्लोबमास्टर, IL-76, बोइंग 737, यानी इतनी बड़ी ताकत है। लेकिन चीन का चक्रव्यूह अगर तोड़ना है ना, तो नेपाल की तरफ भी जाना पड़ेगा, मालदीव्स की तरफ भी आना पड़ेगा, बांग्लादेश की तरफ भी आना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान कैसे शिखर पर है ये देखना बहुत जरूरी है। और शिखर पर बैठ करके क्या कर रहा है हिंदुस्तान, ये देखें आप। क्या हुआ है ना,
एलएसी पर भारतीय सेना 5000 मीटर ऊपर तैनात है। भारत चीन सेना के बीच 30 मंजिल जितनी ऊंचाई का फासला है। भारत का एक जवान चीन के 9 सैनिकों पर भारी पड़ेगा। अब भारत के जवानों पर हमला करना चीन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारतीय सेना को सबसे ऊंचे बैटल ग्राउंड यानी माउंटेन वॉरफेयर का बहुत अनुभव है। भारतीय सिपाही पैदाइशी तौर पर बहुत सख्त कहे जाते हैं, रफ टफ। ज्यादातर गांव से आते हैं। आर्मी में कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। आर्मी में कहा जाता है ज्यादा पसीना बहाएंगे, खून कम बहाना होगा। पहाड़, जंगल, रेगिस्तान, गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट। तपा देने वाली गर्मी, जमा देने वाली ठंड का अनुभव। हमारे देश के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार। एलएसी पर अभी क्या चल रहा है, क्विक 2 मिनट की रिपोर्ट। मिग 29 के हमारी तरफ बढ़ते हुए और ये जस्ट टेक ऑफ कर लिया मिग 29 के ने। वायुसेना का गजराज ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर IL-76 वायुसेना के बेड़े की शान चिनूक हेलीकॉप्टर। ये रहा C-17 ग्लोब मास्टर। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर ठीक हमारे पीछे टेक ऑफ करते हुए इंडियन एयरफोर्स के लेह एयरबेस से। बहुत ही बेहतरीन ये एयरक्राफ्ट, क्योंकि ये भारतीय वायुसेना के इन्वेंट्री का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसलिए इसकी महत्व और इम्पोर्टेंस ऐसी जगह पर बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मैन और मटेरियल आप फॉरवर्ड लोकेशंस में लाने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए क्योंकि ठंड की शुरुआत हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा चंडीगढ़ से, दिल्ली से, बरेली से, पानागढ़ से और भी बहुत सारे इंडियन एयरफोर्स के बेसेस जहाँ से हैं, जहाँ से सामान, असला, बारूद, जो विशेष तौर की चीज़ें जो केवल कुछ एयर बेसिस पर है, वहाँ से लाने के लिए इस तरह के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सी ग्लोब मास्टर का कोई सानी नहीं है। ये 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। ये किसी भी हालत में, किसी भी मौसम में, रात दिन, किसी भी वक्त अपनी मंजिल पर जाने में सक्षम है। भारी उपकरणों, हथियारों, टैंकों, किसी भी तरह की आपूर्ति और सैनिकों को भी कहीं भी पहुंचा सकता है। इसमें साजो सामान ढोने के साथ ही एक साथ 102 सैनिकों को लाने ले जाने की क्षमता है। बेड़े में शामिल होने के साथ ही वायुसेना की एयरलिफ्टिंग की क्षमता काफी बढ़ गई है। वायुसेना के बेड़े में IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है, जो जवानों के बीच गजराज के नाम से जाना जाता है। 72,000 किलोग्राम का यह विमान 850 किलोमीटर की गति से उड़ान भरता है। ये मीडियम रेंज मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। IL-76 दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बड़ी ऊंचाई पर आसानी से उड़ान भर सकता है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कड़ी में और भी कई विमान हैं। इनमें चिनूक, चीता, C-130 हरकुलिस और सबसे छोटा AN-32 भी शामिल है। जो आपको सबसे पहले हेलीकॉप्टर दिखाएंगे हम, वो है चिनूक हेलीकॉप्टर, 2 ब्लेड वाला। ये भी यहाँ पर तैनात है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। उससे थोड़ा सा अगर हम राइट में जाएंगे तो आपको एक नहीं 2 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स दिखाई देंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर साबित होंगे अगर भारत और चीन के बीच में टेंशन होगा ऐसे समय में। LAC पर तनाव को देखते हुए लेह एयरबेस पर लड़ाकू विमान भी तैनात किए गए हैं। हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह ने बताया कि लेह एयरबेस पर जबरदस्त तैयारी की जा रही है। लेह एयरबेस पर काफ़ी फाइटर जेट्स डिप्लॉयड किए गए हैं, और क्योंकि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की हमारी क्षमता बहुत अच्छी है, इसलिए किसी और भी एयरबेस से भी टेक ऑफ करके या लैंडिंग करने से पहले यहाँ पर लेह और लद्दाख के ऊपर हमारे फाइटर जेट्स ऑपरेट कर सकते हैं। मिग 29, सुखोई 30 MKI, मेड इन इंडिया तेजस, साथ ही साथ रफेल और भी बहुत सारे जैगवार, मिराजेस, ये सारे यहाँ से डिप्लॉय और टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी हमारी जो है इंडियन एयरफोर्स की, वो पिछले कुछ महीने भर में या फिर अब साल 1.5 साल में बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो गई है। भारतीय वायुसेना आज भी किसी भी हालात से निपटने में सक्षम है।
चीनी तेवर को देखते हुए जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। आशीष सिंह के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। खबर एलएसी की है, आगे भी हम आपको बताएंगे।